Okay, then we start with our new chapter Environment Law for UGC NET. तो मैम इसमें क्या है, इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल लॉ के बारे में हम थोड़ा सा रीड आउट करेंगे और वो समझेंगे कि कैसे इन्वायरमेंट लॉ फॉर्म हुआ स्पेशली इन इंडिया एंड कैसे उसकी रिपरकशंस रहे जुडिशरी के रिगार्डिंग, और इंटरनेशनली उसमें क्या क्या एग्रीमेंट्स हुए, क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट्स हुए जिसने इन्वायरमेंट लॉ को फॉर्मेशन में हमारी हेल्प करी। तो वी लर्न अबाउट द इन्वायरमेंट रिगार्डिंग द लॉज ऑफ द इन्वायरमेंट, डिफरेंट स्टैट्यूट्स, एक्ट्स, टाइप, pollution and the legal credentials which come from the international laws। एक चीज़ हम ये डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये चैप्टर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो आपका पेपर 1 होगा यूजीसी नेट का, तो उसमें भी इन्वायरमेंटल लॉ पूछा जाएगा। तो सम ऑफ द क्वेश्चन, नॉट एवरीवन, सम ऑफ द क्वेश्चंस आर बी रिलेटेड विद देम। जो बेसिक क्वेश्चंस होंगे ना, इन्वायरमेंट के टाइप्स, पॉल्यूशंस के टाइप्स और डेफिनेशंस, क्राइटेरिया, चेन, साइकिल्स और पॉल्यूशंस के एसेंशियल सोर्स ऑफ पॉल्यूशंस, दैट आर द सिमिलर विद द पेपर 1 of UGC NET also। So we start to discuss about the environment and international environment law। First of all, the word environment is used to describe the all external forces। You should be, अच्छा एक चीज़ और है, जैसे जैसे हम पढ़ेंगे आपको अटेंटिवली सुनना है। उसके बाद ये है कि आपको इसके पॉइंटर्स क्रिएट करने, पॉइंटर जो आपके लिए सूटेबल हों, जिसे आप इजीली रीड आउट कर सकें। तो बेसिकली फर्स्ट हम सारे नोट्स कवर करेंगे, उसके बाद आई विल बी शेयर विद यू रिगार्डिंग द लिस्ट ऑफ केस, लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स, लिस्ट ऑफ डेट एंड लिस्ट ऑफ पॉइंटर्स फ्रॉम माय साइड आल्सो। आपको अपनी साइड से भी पॉइंटर्स बनाने हैं और मैं अपनी साइड से पॉइंटर्स दूंगा ही, ठीक है। सर पर बात तो ये रहेगा कि हम साथ साथ जो उससे रिलेटेड केस हैं साथ साथ मेंशन करेंगे और आपकी विषय डेफिनेटली जैसे आज का हमारा टॉपिक कवर होगा ना, जैसे पहले इन्वायरमेंट लॉ की एक यूनिट कवर होगी, उसको कवर होते ही मैं आपको वो लिस्ट प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। पहले आप सारा कुछ अपना बना लें और अपने से पढ़ते लें, फिर मैं अपना शेयर करूंगा। तो जो मेरे में एक्स्ट्रा होता है वो आप उसमें ऐड करेंगे, ठीक है। और कोई डाउट किसी का? नहीं, डाउट नहीं है सर। वो साथ साथ जो साथ साथ आए ना वो साथ साथ हो जाए, चाहे यूनिट हमारी एक दिन नहीं कंप्लीट जैसे। डेफिनेटली वी विल डू लाइक दैट आल्सो। सो द टर्म इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट जो टर्म है इट्स कम्प्लीटली अबाउट द एक्सटर्नल फोर्स, जो भी हमारे चारों तरफ अवेलेबल है, आइदर बी अ लिविंग, आइदर बी अ नॉन लिविंग, आइदर बी अ इमोशंस, नेचर्स, ग्रोथ, डेवलपमेंट, वट एवर बी अराउंड अस, इट्स एवरीथिंग इज अ इन्वायरमेंट। कभी हमें इन्वायरमेंट को ये डिस्टिंग्विश नहीं करना है कि जी नेचर ही इन्वायरमेंट है, ये नॉन लिविंग थिंग्स या फिर स्पेशल प्लांट एनिमल्स ही इन्वायरमेंट है ना। वी आर आल्सो द पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। जैसे कि हमारे लिए सब कुछ इन्वायरमेंट है, तो किसी और के लिए हम भी इन्वायरमेंट हैं। हम पूरे इस अर्थ पे, पूरे यूनिवर्स पे हम अपनी कहीं ना कहीं एक ड्यूटी कर रहे हैं, अपना एक वर्क कर रहे हैं उसके प्रोटेक्शन और बेटरमेंट के लिए और इवोल्यूशंस के लिए। हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बेटर कर रहे हैं और इवोल्यूट कर रहे हैं। प्रोटेक्शन और बेटरमेंट जो होगा वो हमारी साइड से होगा कि जो हमें अच्छा लगता है। आई थिंक कई बार वो चीज़ ऐसी हो सकती है कि भाई जिसको हम ये समझ रहे हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट हो रहा है, क्या पता किसी चीज़ के लिए वो प्रोटेक्ट ना हो रहा हो, या फिर जो हमारे लिए बेटर है किसी और ऑर्गेनिज्म के लिए बेटर ना हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट का पार्ट जरूर है। तो हम भी उसी इन्वायरमेंट के पार्ट हैं। सो इन्वायरमेंट इज कंप्लीट अबाउट द एवरीथिंग अराउंड यू। एंड इन्वायरमेंट लॉ, what is environment law? Environment law is simply is the attempt to control the pollution। environment law is nothing more than that, it's just a attempt। पहले environment pollute हुआ फिर हमने लॉ बनाया। ऐसा नहीं कि environment के बनते ही लॉ आ गया। environment तो जैसा था वो चल रहा था, जब हमने देखा कि यार जैसा चल रहा है वो सही नहीं है, एटलीस्ट किसी ऑर्गेनिज्म के लिए सही हो या ना हो, पर हमारे लिए सही नहीं है। तो इट्स मीन्स द थिंक व्हेन द एनवायरनमेंट इज नॉट गुड फॉर एंड अस, changes in the environment is not good for us, then we coin the term of environment pollution and make the law to restrict that pollution। Done। now word environment is derived from, थोड़ा सा हम देखो एक चीज़ और थी कि हम थोड़ा सा स्पीडी चलेंगे, सो बी अटेंटिव इन द क्लास, क्योंकि सिलेबस यूजीसी नेट का बहुत वास्ट है और अगर हम बहुत स्लो हो जाएं और धीरे धीरे वर्क करें तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। इसलिए मैंने ये कहा कि वीडियो ऑनलाइन भी अवेलेबल होंगी आपको, तो आप कभी भी उससे गो थ्रू हो सकते हैं। क्योंकि अगर हम स्लो चले तो हमारा जो नेक्स्ट नेट का एग्ज़ाम होगा उससे हम कवर नहीं कर पाएंगे।
तो एटलीस्ट इस वाले में ये तो हो कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। सो इन्वायरमेंट इज ड्राइड फ्रॉम द बेसिक थ्योरी है, सिंपली थ्योरी है जो रीड करने वाली, और जो रिमेंबरिंग पॉइंट्स हैं वो आप पॉइंटर में बना के याद रखेंगे। तो बेसिक थ्योरी को सिंपली सुनते चलेंगे और माइंड में कैप्ट करते चलेंगे। सो इन्वायरमेंट इज ड्राइड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड इन्वायरन विच मीन्स द सराउंडिंग। एक फ्रेंच वर्ड इन्वॉन से एक ड्राइव हुआ है जिसका मतलब है सराउंडिंग, एवरीथिंग विच इज सराउंड ऑन अस। ठीक है, the air we breathe, the water we cover, most of the earth surface, plant, animals around us, much more the part of environment। जो कुछ भी हमारे सामने है, हमारे आसपास है, वो environment है। और according to the Environment Protection Act, environment include the water, land, interrelationship which exist among between them also with the living organism। वाटर है, एयर है, लैंड है और इंटररिलेशनशिप है। वाटर, एयर, लैंड के अलावा जो एक रिलेशनशिप बना हुआ है बिटवीन द हमारे और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, और बाकी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके बीच में जो रिलेशनशिप बना हुआ है वो सब एनवायरनमेंट है। टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, जनरली एनवायरनमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू द 3 कैटेगरीज। 3 तरीके के हम एनवायरनमेंट बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट इज सिंपली द एनवायरनमेंट विच इज एक्चुअली प्रेजेंट ऑन द अर्थ। जैसा है ऐसा ही बना हुआ है वो एनवायरनमेंट नेचुरल एनवायरनमेंट है, जो कंसिस्ट करता है बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। उसके अंदर दोनों चीज़ें ही हैं, जैसे कि लिविंग थिंग्स में आपकी सारी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और ऑर्गेनिजम्स हैं, बाकी सारी चीज़। नॉन लिविंग में लैंड है, वाटर है, एयर है, कोई प्रोड्यूसर्स है, कोई इमोशंस है, कोई सोसाइटी कल्चर है, वो सारे एनवायरनमेंट के पार्ट है। अगेन द सेकेंड टाइप ऑफ एनवायरनमेंट इज अ मैन मेड एनवायरनमेंट विच वी कैन कॉल विद द आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, जो ह्यूमन बीइंग ने खुद बनाया है। वो ऐसा था नहीं, हमने डेवलप करा है। हमने जैसे क्या डेवलप करा, हमने क्रॉप फील्ड डेवलप करे, हमने स्पेशली कोई क्रॉप प्लांट करी, स्पेशली कोई स्पीसीज प्लांट करी, कोई इंडस्ट्रीज बनाई, कोई एयरपोर्ट स्पेस बनाया कि भाई यहाँ पे स्पेस स्टेशन बनाया। इवन हमने यूनिवर्स में जाके स्पेस स्टेशन बनाए हैं। तो अपनी अर्थ के सर्कल के बाहर जाके भी हमने जो चीज़ें बनाई दैट आर आल्सो कवर्ड विद द एनवायरनमेंट एंड इट्स अ मैन मेड एनवायरनमेंट। वो नेचुरली नहीं था। अगर ह्यूमन बीइंग ना होता, अपनी उसमें क्रेडेंशियल्स ना गिरता, तो वो ऐसा ना बनता। With increasing the human population, economic development, some of the man-made environment are being bigger in size, impact compared to the things of the natural environment। काफ़ी ऐसे man-made environment हैं जो environment के natural size से bigger हैं, उसका impact ज़्यादा है because of the bigger of the population size। जितनी हमारी population बढ़ रही है तो हम जो नया environment culture develop कर रहे हैं वो बड़ा develop कर रहे हैं। Third and the somehow we can be say that the important type of environment is the socio-culture environment। Socio-culture environment is quite different from the man-made environment and the नेचुरल एनवायरनमेंट। सोशो कल्चर है कि आपका कल्चर थ्रू द सोसाइटीज़ कैसा है, आपकी एक्टिविटीज़ कैसी है। हमारे साथ जो इन्वायरमेंट लॉ डेवलप हो रहा है वो प्राइमरली इसी सोशल कल्चर इन्वायरमेंट के साथ डेवलप होगा कि हमने अपनी सोसाइटी को कितना कंजर्वेटिव बनाया है। जैसे कि हम किसी स्पेशल एनिमल्स को एज ए वर्शिप ट्रीट करते हैं, उसे रिलीजियस एंटाइटी ट्रीट करते हैं, किसी स्पेशल प्लांट को अलग से ट्रीट करते हैं। जैसे कि कोई, जैसे हमारे हिंदू धर्म में तो पीपल के पेड़ को, बड़ के पेड़ को, तुलसी के पौधे को, इन सबको अलग अलग ट्रीट करते हैं। तो वो कल्चर डिपेंड करता है कि आपने अपना इन्वायरमेंट कैसे डेवलप करा है। दैट थिंग आर रिलेटेड विद द फैक्टर्स ऑफ हिस्टोरिकल, कल्चरल, पॉलिटिकल, मॉरल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन लाइफ। जितने हम इकोनॉमिकली रिच होंगे उतना ही हम इन्वायरमेंट के बारे में सोचेंगे। ये एक मेजर फैक्टर है एनवायरनमेंट का कि आप इकोनॉमिकली कौन सी कोई कंट्री रिसोर्सेज के कंपैरिजन में कितनी वेल्थी है। सो दे इन दिस वे दीज आर द 3 टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, नेचर, मैन मेड एंड सोशो कल्चर एनवायरनमेंट। नेक्स्ट वी कम विद द कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट कि एनवायरनमेंट्स के कंपोनेंट्स क्या हैं, किस उसकी हिस्सेदारी किस किस में है। तो प्राइमरीली इफ आई से दैट द, अब मुझे ऐसा लगता है कि 2 ही हैं, एबायोटिक और बायोटिक, पर इसके अलावा भी उन्होंने काफ़ी चीज़ें ऐड करी हैं। बायोस्फेयर है, एटमॉस्फेयर है, सो मैनी थिंग्स विच वी लर्न आल्सो। सो फर्स्ट इज द एबायोटिक। एबायोटिक इज द फिजिकल एनवायरनमेंट। इनडायरेक्टली वी कैन बी से द नॉन लिविंग थिंग्स।
deal with the abiotic environment like land, water, atmosphere and condition which lead to the formation of soil, temperature, pressure. Everything is about the abiotic environment, which we can be also the physical environment or non-living elements. On the other hand is the biotic environment is also called the biological environment or ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट और कैन बी सेज द लिविंग एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट जीवितता के साथ चलता है, जो जिसमें जीवन की उत्पत्ति हो रही है, वो आपका लिविंग एनवायरनमेंट है, लाइक ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, माइक्रोब्स एंड एनी अदर थिंग्स, ठीक, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब इन दोनों की ही अपनी अपनी कहीं ना कहीं नेसेसिटी है। अगर सूटेबल एबायोटिक एनवायरनमेंट होगा, सूटेबल फिजिकल एनवायरनमेंट होगा, तभी बायोटिक एनवायरनमेंट का सर्वाइवल पॉसिबल है। एक बात, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी समझना कि सूटेबिलिटी बायोटिक एनवायरनमेंट के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि अगर एबायोटिक एनवायरनमेंट कुछ और होता तो कुछ जीवन होता ही नहीं, हो सकता है कोई और जीव हो जो उसमें अच्छे हो। जैसे कि अब हम टेम्परेचर की बात करें तो आजकल टेम्परेचर 50-52 के अराउंड चल रहा है गर्मियों में, स्पेशली इन इंडिया, राजस्थान साइड में 52 चल रहा है और कहते हैं कि 60 पे ह्यूमन बींग का सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाएगा। क्या पता ह्यूमन बींग की जगह कोई और स्पीसीज आ जाए, उसके लिए वो 60 का टेम्परेचर अच्छा हो और हमारे लिए 60 अच्छे नहीं है, तो वो सूटेबिलिटी जो होगी वो सर्कमस्टांसेस और स्पीसीज पे डिपेंड करेगी। अपार्ट फ्रॉम दिस बायोटिक एंड एबायोटिक देयर इज अ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज अबाउट द ऑल लाइफ, कि लाइफ जो के साथ जो स्पेयर है वो सारा बायोटिक एनवायरनमेंट का जो एक पार्ट होगा, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो बायोस्फीयर में आएगा। मेजरली उनमें कोई डिफरेंसेस नहीं है, बस वो एबायोटिक और बायोटिक सिंपली टू टाइप्स थे, बायोस्फीयर और लिटोस्फीयर ये अलग से और थोड़ा सा उनका ब्रीफ है, ठीक है। बायोस्फीयर इज ऑल अबाउट द लाइफ। द बायोस्फीयर इंक्लूड द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ। इट कंसिस्ट ऑल प्लांट, एनिमल इंक्लूडिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर लिव इन द अर्थ and their interaction with the surrounding environments. Biosphere is deal with the study of the living organisms. Done? And on the other hand, the lithosphere it's also can be said the abiotic environment. तो मैंने बताया था दो मेजरली दो ही हैं, बाकी सब इसके एक्सप्लेनेशंस हैं, फर्दर ब्रीफिंग है। लिथोस्फीयर इज अबाउट द सॉइल, क्रिस्टल इन्वायरमेंट जो आपका है, जो आपका हार्ड फॉर्म में इन्वायरमेंट अवेलेबल है। द क्रिस्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ आर कम विद द लिथोस्फीयर। इट इंक्लूड द क्रस्ट एंड द अपर मेंटल। मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द लिथोस्फीयर इज द सॉइल। मेजर उसका कॉन्स्टिट्यूएंट है सॉइल, कि आपकी सॉइल कैसी है, आपकी सॉइल में फर्टिलिटी कितनी है, उसकी ग्रोथ कितनी है, उसका यूज कितना है, उस बेसिस पे आपका इन्वायरमेंट और सारी कंडीशंस डील करेंगी। अच्छा, इन्वायरमेंट जैसे कि हमने बताया सारी चीज़ सराउंडिंग में है, पूरे एक इन्वायरमेंट से ही आपका कल्चर, कस्टम, आपका रिलीजन की हैबिट्स भी डिफाइन होती हैं। आप क्या कपड़े पहनेंगे ये इन्वायरमेंट बताता है। ज़्यादा गर्म इलाका होगा तो आप कम कपड़े पहनेंगे, सर्दियाँ ठंडा इलाका होगा तो आप ज़्यादा कपड़े पहनेंगे। इट्स कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन द इन्वायरमेंट। आपका फूड कैसा होगा वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। जैसी ही सॉइल की फर्टिलिटी होगी वैसी ही फूड की अवेलेबिलिटी होगी। सी फूड खा रहे हैं आप या फिर धरती से होते हुए फूड्स खा रहे हैं, तो ये इट्स कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन द एवरीथिंग इज द एनवायरमेंट। नथिंग इज द रिलीजन, कस्टम इज नॉट, दीज आर जस्ट आर द पपेट्स ऑफ द एनवायरमेंट। ये कस्टम रिचुअल जो भी जिसके पीछे आजकल बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं ना कि ये हमारा है जी, हम तो ये खाते हैं, उसको पूजते हैं, ये भैया ये सब एनवायरमेंट के पपेट्स हैं। अगर एनवायरमेंट तुमको सूटेबिलिटी ना देता तो आप भी वही खा रहे होते जो दूसरा व्यक्ति खा रहा है, क्योंकि हमारे पास अवेबिलिटी है फूड्स की इसलिए हम उसे खा रहे हैं। अगर वो नहीं होती तो हम भी शायद नॉन वेजिटेरियन होते। तो इट्स कम्प्लीटली अबाउट द जोग्राफिकल सर्कमस्टांसेस। Next is about the hydrosphere. Hydrosphere deal with the water. 71% of the surface of earth are covered with the hydrosphere waters. That water include every type of conditions of water like lake, reservoir, rivers, streams, glaciers, snow caps and any other thing, groundwater, water above the surface, water below the surface, aquatic waters and everything, all that. एटमॉस्फेयर, इन लास्ट वी अबाउट द एटमॉस्फेयर, विंड, आपकी हवा कैसी है आपका। अच्छा, एटमॉस्फेयर जो वर्ड है एनवायरनमेंट से तो रिलेटेड है ही, कई बार इसको सोशल सेंस में भी यूज करा जाता है कि आपका एटमॉस्फेयर खराब है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपकी हवा खराब है, उसका मतलब ये कि आपकी संगत खराब है। तो आपके आसपास जो चीज़ ऑलवेज भी अवेलेबल है दैट इज द एटमॉस्फेयर, दैट इज द विंड, एंड हाउ दैट विंड गुड एंड बैड इट्स कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन द एनवायरनमेंट।
सो इन्वायरमेंट, एटमॉस्फेयर इज वन ऑफ द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ। लाइफ कांट इमेजिन विदाउट द एटमॉस्फेयर। तो हमारे एटमॉस्फेयर की 4 स्टेट्स हैं, ट्रोपोस्फेयर, मोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। लॉ में हम इसे इतना ही पढ़ेंगे, बाकी जब आप पेपर 1 में जब इन्वायरमेंट लॉ पढ़ेंगे तब इनकी बड़ी डीप स्टडी होती है। तो ज़्यादा डीप नहीं, बस बेसिक बेसिक कि भाई ट्रोपो में क्या पाया जाता है, मीजो में क्या पाया जाएगा, स्ट्रेटो में क्या पाया जाएगा, थर्मो में क्या पाया जाएगा, वो थोड़ा सा आप वहाँ देखेंगे हम। These are the types of environment. Is it done with everyone? Yes, sir. Yes, sir. Now we come with the features of the environment. Environment की क्या features हैं? बड़े ही simple सी features हैं जो law से related होंगे. First of all, it's the interactive and functional relationship between the biotic and abiotic. Environment कुछ नहीं है, एक relationship है biotic और abiotic components के बीच में। इसका मतलब living और non living components के बीच में एक बड़ा ही healthy जो relationship है वो environment है। इज द स्ट्रक्चर विच डिपेंड अपॉन द 3 एलिमेंट, 3 चीज़ों पे बेस्ड है भाई एनवायरनमेंट। बायोडाइवर्सिटी, जैविक विविधता, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स और जीव्स आपके यहाँ अवेलेबल है। हैबिटेट, उनका समूह किस तरीके से जी रहा है, जिसमें सब लोग एक साथ जी रहे हैं, वो कैसे आपका वर्क हो रहा है। और एनर्जी, एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें, इट्स नथिंग मोर देन द साइकिल ऑफ एनर्जी। एनर्जी का फ्लो हो रहा है। आपने वो फूड साइकिल अगर कभी देखी हो तो हमने एक एनर्जी सबसे पहले प्लांट में आती है, प्लांट से फिर एक एनिमल में जाती है, एक एनिमल से दूसरे में, दूसरे से उसमें, फिर ह्यूमन बींग में, फिर वो ह्यूमन बींग या फिर वो एनिमल जब डेथ कॉज कर जाता है तो वो एनर्जी रिलीज हो जाती है, जहाँ से वो आई थी वहाँ चली जाती है। क्योंकि प्लांट जो एनर्जी है वो भी सॉइल, विंड और सन से ही ले रहा है, तो वो एनर्जी फिर उन्हीं चीज़ों में चली जाती है। इट्स मीन्स साइकिल, फ्लो ऑफ एनर्जी लाइक एनवायरमेंट। द वर्किंग ऑफ द एनवायरमेंट एंड इट्स सिस्टम गवर्न बाय द फ्लो ऑफ एनर्जी। हाँ, ये अगला पॉइंट भी आया, फ्लो ऑफ एनर्जी पे वर्क कर रहे हैं। इट जनरेट इट्स ओन ऑर्गेनिक मैटर दैट डिफर फ्रॉम द रीजन टू रीजन एंड आल्सो फ्रॉम द क्लाइमेट टू क्लाइमेट। हर एनवायरमेंट एक अपना ऑर्गेनिक मैटर डेवलप करता है। ऑर्गेनिक लाइक अपनी कार्बन कंपाउंडिंग मेकआउट करता है, और वो कार्बन कंपाउंडिंग कैसी होगी वो एरिया टू एरिया वाइज वो वरी करती है और क्लाइमेट टू क्लाइमेट वरी करती है। जिस सिंपली लाइक दैट कि आपकी स्थिति कैसी होगी, आपका कल्चर कैसा होगा, वो क्लाइमेट टू क्लाइमेट वरी करेगा। इट ऑलवेज टेंड टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल बैलेंस रहना चाहिए हर चीज़ की ना, जितने भी ऑर्गेनिजम्स और जितने बायोटिक एबायोटिक कंडीशंस आर अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट, ऑल आर सम हैव द बैलेंस बिटवीन देम। अगर कोई भी चीज़ ज़्यादा होगी तो उसमें वो इम्बैलेंस होने पे वो एनवायरनमेंट पॉल्यूट होगा या फिर वो अपने रिपरकशंस दिखाएगा। जैसे नेचुरल सोर्स है वो लिमिटेड है, तो ह्यूमन बीइंग भी जो है वो भी लिमिटेड होनी चाहिए, ऑर्गेनिजम्स भी लिमिटेड होनी चाहिए, जितना वो नेचुरल रिसोर्सेज फुलफिल कर सके उनके नीड हो। वो ज़्यादा या कम होंगे तो फिर वो एक्सेस और लेस लेक ऑफ रिसोर्सेज के केसेस डेवलप होंगे। और इट चेंज इन स्पेस ऑफ टाइम, गति और समय के साथ साथ आपका एनवायरनमेंट चेंज होता है। इट्स द फीचर्स, चेंजेबल है, रिलेशनशिप है, हैबिटेट, एनर्जी है, एनर्जी का फ्लो है, और डिफरेंट क्लाइमेट है, और इकोलॉजिकल बैलेंस है। नाउ वी कम विद द ह्यूमन एनवायरनमेंट। अब हमने सारी चीज़ें पढ़ी, नेचुरल एनवायरनमेंट, सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हमने सारा पढ़ा। देखो, क्रिएट बाय तो ह्यूमन बींग ही है, आप सब ह्यूमन बींग हैं और हम एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं, और हम पढ़ते वक्त ही कह रहे हैं कि हम भी एनवायरनमेंट का हिस्सा हैं। तो कहीं ना कहीं वर्ड एनवायरनमेंट भी हमने कॉइन करा और इसकी नीड और एसेंशियलिटी भी हमने समझी। तो हमारा और ह्यूमन एनवायरनमेंट का क्या रिलेशन है आपस में, वो हम डिस्कस करेंगे कि हम एनवायरनमेंट को अपना दोस्त माने, अपना दुश्मन माने, हम उस पर डोमिनेंट हो या वो हम पे डोमिनेंट हो। दैट वी विल बी डिस्कस अबाउट द रिलेशन बिटवीन द ह्यूमन एनवायरनमेंट एंड द नेचुरल एनवायरनमेंट। The natural environment and the socio-economic environment created by the human being mutually interact with each other। ये environment हमने ही बनाया है, हमसे ही relationship बनाने के लिए। Material culture have been created by the human being using the resources provided by the natural element। ये कैसे बना है? environment हमने ही बनाया है, environment के resources लेके, उसी से शक्ति लेके उसी को ही हमने बनाया है। तो हम साइकिल क्रिएट कर रहे हैं, नेचर ने हमें ये दिया, हमने यूज़ करके उसे ये दिया, फिर उसने फिर ये दिया, फिर हमने यूज़ करके उसे ये दिया। सो इट्स सिंपली लाइक गिव एंड टेक रिलेशनशिप। अब हमारा उसके साथ हम कैसे कैसी चीज़ें रख सकते हैं? देखो, हम 3 ची बातें हैं मेजरली, तो 2 ही बातें कि या तो एनवायरनमेंट हम पे रूल करेगा, वो जब चाहेगा हमें तबाह कर देगा, जब चाहेगा हमें खुशहाल कर देगा, या फिर हम एनवायरनमेंट पे रूल करेंगे कि जब हम चाहेंगे उसे कोलैप्स कर देंगे, जब हम चाहेंगे उसे अपने बेटरमेंट के लिए यूज़ कर देंगे। दोनों ही थ्योरी कहीं ना कहीं सही है,
ठीक है, तो इस कंसेप्ट से हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ डिटर्मिनिज्म कि ह्यूमन बींग आर द environment are the determinant for the human being in early stages of their interaction with the natural environment। ये स्टार्टिंग का फेज था नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन का। ह्यूमन वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस बाय इट, ह्यूमन बींग जो था बहुत इन्फ्लुएंस था एनवायरनमेंट से, वो इसके अंदर काम करता था। दिस इज बिकॉज द लेवल ऑफ द टेक्नोलॉजी वाज वेरी लो एंड द स्टेज ऑफ ह्यूमन सोशल डेवलपमेंट वाज आल्सो प्रिमिटिव। बड़ा ही स्टार्टिंग का फेज था, टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो जैसा एनवायरनमेंट कहता था ऐसे हम चलते थे। हमारी एग्रीकल्चर एनवायरनमेंट पे बेस्ड थी, हमारी इकोनॉमी एनवायरनमेंट बेस्ड थी, बारिश होगी तो खेती होगी, नहीं तो नहीं होगी। द टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी एंड द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ नेचर, वर्ड से देखना मैम कि छोटे से ह्यूमन बींग की सोसाइटी और ताकतवर नेचर के बीच में वाज टर्म द एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की टर्म कॉइंड हुई जिसमें ये हुआ था कि एनवायरमेंट डिटर्मिनेशन फैक्टर है, एनवायरमेंट डिटरमाइन करेगा हमारी पॉलिसीज को। द डिटर्मिनिज्म इज बेस्ड ऑन द नोशन दैट फिजिकल एनवायरमेंट हैज़ अ मैसिव एंड अ कंट्रोलिंग इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन बींग। एनवायरनमेंट का मैसिव रोल है ह्यूमन बींग को कंट्रोल करने के लिए। और कौन से एनवायरनमेंट का? फिजिकल का। फिजिकल कौन सा है? लैंड है, वाटर है, एयर है, ये वाला एनवायरनमेंट। ये तो था डिटर्मिनिज्म की थ्योरी। दूसरी थी पॉसिबिलिज्म की थ्योरी की। अब यहाँ पे थोड़ी सी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई और हमने कहा कि भैया एनवायरनमेंट हमेशा हमको डिटरमाइन नहीं करेगा। पॉसिबिलिज्म कम एज अ रिएक्शन टू द एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। उसके रिएक्शन में जो नई थ्योरी डेवलप करी गई वो थी पॉसिबिलिज्म की। This approach attempt to explain the man-environment relationship in a different way, taking as the man as an active agent। इसने man-environment के relationship को एक अलग तरीके से define करते हुए इस तरीके से समझाया कि आदमी अब active agent है, man active है। It claimed that culture are the result of human agency। जो cultures हैं वो human agency के result हैं। एंड एक्शन एनवायरनमेंट इज मोस्टली नन इशू। और एनवायरनमेंट का एक्शन कोई बड़ा इशू नहीं है। नेचर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी एंड ह्यूमन बीइंग मेक यूज ऑफ दिस। नेचर सिर्फ हमें अपॉर्चुनिटी देता है और हम इसे यूज करते हैं। एंड स्लोली नेचर गेट ह्यूमनाइज्ड एंड स्टार्ट बियरिंग इम्प्रिंट्स ऑफ द ह्यूमन एंडेवर। और धीरे धीरे ये जो नेचर है ये ह्यूमनाइज्ड हो जाएगा, मानववादी हो जाएगा और वैसा ही बिहेव करेगा जैसा हम चाहेंगे, हमारे प्रयासों के अनुसार बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये थी नेचर पॉसिबिलिज्म की थ्योरी कि जितना उसे पॉसिबली मॉडिफाई कर सकते हैं हम उसे कर देंगे। यहाँ पे दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी। लड़ाई को शांत करवाने के बाद एक नया और बेस्ट कंसेप्ट आया, कंसेप्ट ऑफ नियो डिटर्मिनिज्म का, कि बीच का रास्ता अब हमने निकाला। ग्रिफ्थ टेलर एक इंग्लिश फिलोसोफर आए, उन्होंने 1920s में कंसेप्ट करा दिया और कहा विच रिफ्लेक्ट द मिडल पाथ बिटवीन द टू आइडियाज। दोनों आइडिया के बीच का मिडल पाथ निकाला। कौन से आइडिया? एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और एनवायरमेंटल पॉसिबिलिज्म। ही टर्म्ड द न्यू डिटर्मिनिज्म और स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। स्टॉप करना और आगे बढ़ना। पहले तो हम स्टॉप करेंगे कि एनवायरनमेंट हम पे रूल ना करे, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, एनवायरनमेंट को ज़्यादा देखेंगे कि थोड़ा बहुत रूल कर ले। ध्यान से समझना मैम, नाइदर देयर इज अ सिचुएशन ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी दैट इज एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म नॉर देयर इज अ कंडीशन ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम। ना तो हमें एनवायरनमेंट की एब्सोल्यूट आवश्यकता है और ना ही हमने ह्यूमन बीइंग को एब्सोल्यूट फ्री कर दिया कि कुछ भी कर ले एनवायरनमेंट के संग। हमने दोनों चीज़ों को बैलेंस करा। इट मीन्स दैट ह्यूमन बीइंग कैन कंकर नेचर बाय ओबे इट। ह्यूमन बीइंग को नेचर की आज्ञाकारी होना चाहिए। दे हैव टू बी रिस्पॉन्ड टू द रेड सिग्नल एंड कैन प्रोसीड इन द परस्यूट ऑफ द डेवलपमेंट व्हेन द नेचर परमिट द मॉडिफिकेशन। जब नेचर मॉडिफिकेशन का परमिट दे तभी परमिट करे। जब नेचर रेड सिग्नल दे तो अपने डेवलपमेंट को रोके। जब नेचर अलाउ करे ना जिस डेवलपमेंट को, उस डेवलपमेंट की तरफ जाना है। It simply indicates the middle path between the possibility and determinism is that neither we determine the nature nor we make the nature dominant on us। हम सिंपली ये करेंगे कि जितना नेचर हमें परमिशन देता चल रहा है उस रास्ते से डेवलपमेंट करते रहेंगे। दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन एनवायरमेंट। नाउ वी कम विद द इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंट। एक मिनट। Now we come with the impact of environment on human। environment का अब ह्यूमन बीइंग पे क्या इम्पैक्ट हुआ? तो इम्पैक्ट तो देखो बहुत ज़्यादा हुआ।
इस इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंट की बेस पे ही हमारे स्किन के कलर अलग हो रहे हैं, हेयर के कलर अलग हो रहे हैं, नोज, चीक्स, शेप ऑफ हेड, ये सब चीज़ें, हमारा रिलीजन, हमारे कस्टम, हमारा कल्चर, हमारी ज्योग्राफी, हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर्स, दैट आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द वन ह्यूमन बीइंग टू द अनदर ह्यूमन बीइंग ओनली और नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट. Not only that, environment have the big relationship with the crime, suicide, rape and murder. ये चीज़ थोड़ा सा समझना मैम कि सभी को समझनी है कि environment का रिलेशन क्राइम से भी है. जैसी ज्योग्राफिकल कंडीशंस होंगी, जैसा आपके आसपास का एनवायरनमेंट होगा, क्रिमिनल एनवायरनमेंट है तो वहाँ पे क्राइम ज़्यादा होगा, अच्छा एनवायरनमेंट है, सिविलियंस का एनवायरनमेंट है तो वहाँ क्राइम कम होगा. एजुकेशन की पॉलिसीज़ कैसी हैं, कल्चर कैसा है, रिलीजन किस चीज़ को ज़्यादा एक्सेप्ट करता है, तो उस बेसिस पे आपके यहाँ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होंगी. Some scholar have also attempt to measure the suitability of the environment of human activity and its comfort and discomfort. काफ़ी scholars ने तो environment की availability अपने comfort और discomfort पे समझी. जो हमने स्टार्टिंग में बताया भी कि जो आदमी को कंफर्ट लगता है उसे एक्सेप्ट करेगा, जिसे डिस्कम्फर्ट लगता है उस एनवायरनमेंट की एपेबिलिटी को हटाता चलेगा. जैसे कि एक छोटा सा एक एग्जांपल है, पीपल ऑफ द सेंट्रल एशिया रीजन डिपेंड अपॉन द लाइव स्टॉक. The people of Kalahari, Congo Basin depend upon the hunting and the conventional agriculture, and the people of the polar region depend upon the hunting and other activities. ये 3-4 एग्जाम्पल देख भाई. सेंट्रल एशिया के जो लोग हैं, हम सब हैं, वो लाइव स्टॉक, वो पशुपालन पे विश्वास रखते हैं. खलारी और कोंगो की जो पीपल है वो हंटिंग और एग्रीकल्चर पे विश्वास रखते हैं कि वो शिकार भी कर रहे हैं और खेती बाड़ी भी कर रहे हैं. और वहीं जो पोलर रीजन है, जो ध्रुवीय क्षेत्रों के, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, वो सिर्फ हंटिंग करते हैं, वो खेती वगैरह नहीं करते. छोटी मोटी कोई अदर एक्टिविटीज़ कर ली तो कर ली, स्पेशल मेजोरिटी में खेती नहीं कर रहे वो. तो दीज आर द थिंग्स विच आर चेंज विद द एनवायरनमेंट एंड इम्पैक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट. अब इस इम्पैक्ट के दो पहलू हुए जी, डायरेक्ट इम्पैक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट. डायरेक्ट इम्पैक्ट वो है जो ह्यूमन बीइंग ने डायरेक्टली अकर करे और उसको वो जानता था कि ये होंगे. जैसे कि डायरेक्ट इम्पैक्ट को हम इसलिए इंटेंशनल इम्पैक्ट भी कहते हैं कि जिस समय हम वो एक्ट कर रहे थे उस समय हमें पता था कि इसका कोई रिपरकशन होगा या फिर ये रिपरकशन होंगे. इट्स द इंटेंशनल, प्री प्लान एंड प्री डिटरमाइंड बिकॉज मैन इज अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ एनी प्रोग्राम विच ही लॉन्च्ड टू चेंज एंड मॉडिफाई द नेचुरल एनवायरनमेंट, जो उसने खुद ने करे. जैसे कि कोई हमारा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो गया, कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, कोई यूज़ ऑफ लैंड को हमने चेंज कर दिया, रिवर्स का हम रिवर की जो डायरेक्शन है वो चेंज कर दी. दैट्स वीन अवेयर अबाउट दैट आर द रॉन्ग. हम उसे पता था कि इसका कुछ ना कुछ रॉन्ग इम्पैक्ट होगा. ये इतना खतरनाक नहीं है. डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है उसे हम कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट लॉ की मदद से रेस्ट्रिक्ट आउट कर सकते हैं, उसे मिनिमाइज कर सकते हैं. लेकिन द प्रॉब्लम विद द इनडायरेक्ट इम्पैक्ट कि आज हमने कुछ करा और पता पड़ी बाद में. जैसे कि इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ द मैन ऑन द एनवायरनमेंट आर नॉट प्री डिटरमाइंड एंड प्लान. इसमें कोई इंटेंशन है ही नहीं. फॉर एग्जाम्पल विच आर डायरेक्ट टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, स्पेशली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. कि हमने सोचा कि इंडस्ट्री डेवलपमेंट की को बढ़ाएंगे जिससे हमारी इकोनॉमी बढ़े, पर उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट जो लॉन्ग टर्म में इफेक्ट मिला वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ और एनवायरनमेंट रिलेटेड पॉल्यूशन से मिला. कि जिस टाइम पे इंडिया भी इंडस्ट्रियलाइजेशंस के पीछे भाग रहा था, जब हम बहुत सारी क्रांतियां कर रहे थे, मजदूर क्रांति और औद्योगिक क्रांति में का हम पार्ट बनना चाहते थे, हमें नहीं पता था कि इतना कुछ हो जाएगा कि एनवायरनमेंट रहने लायक भी नहीं बचेगा. दैट इज़ द इनडायरेक्ट इम्पैक्ट. तो इस सारे इनडायरेक्ट इम्पैक्ट के बाद नाउ वी कम विद द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. आफ्टर रीडिंग द एनवायरमेंट डेफिनेशंस, टाइप्स एंड ह्यूमन relation with that and the impact of the environment, we are come with the topic of the pollution, that all these impact make the environment polluted for the everyone. How that pollution can be restricted out and what kind of the pollutions are available. So basically are the 3 type of the pollutions and we will be discussed with each and every one. First we come with the air pollutions. अब हमें देखो कोई भी pollutions में पढ़ना क्या है, उसके हमें उसके सोर्स पढ़ने हैं कि किस वजह से हो रहा है, कारण क्या है, सोर्स एंड कॉज हम कह सकते हैं. फिर उसकी रेमेडी क्या है और उसके रिगार्डिंग लॉ क्या बन चुका है, लीगल प्रोविजंस क्या है, और लॉ बन चुका है अगर कोई कमेटी और एसोसिएशन वगैरह है तो वो भी डिस्कस करनी है. ये 4-5 चीज़ें हमें लॉ के प्रोस्पेक्टस से पता होनी चाहिए. तो एयर पोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो एयर पोल्यूशन सिंपली मीन्स द एनी अनडिजायरेबल सॉलिड और गैसेस पार्टिकल्स, कोई भी ऐसा अनवांछित ठोस और गैसीय पदार्थ
जो हवा में अवेलेबल है, particulate the matter in the air that is harmful to the human health and the environment. Unlike the pollutant for human activity, naturally occurring pollutants which tend to remain the atmosphere for a short time and do not lead permanent atmosphere change. कोई भी ऐसी चीज़ जो इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, जो ह्यूमन के लिए ख़राब है, ह्यूमन की एक्टिविटी से फॉर्म हो रही है या फिर नेचुरल तरीके से भी फॉर्म हो रही है, जो इन्वायरमेंट को या तो थोड़े समय के लिए या लंबे समय के लिए, शॉर्ट टाइम और परमानेंट एटमॉस्फेयर में चेंज करती है, वो सब एयर पॉल्यूशन है। तो पहली बात तो ये है कि अनडिजायरेबल सॉलिड और गैसेस सब्सटेंस होगा, या तो ह्यूमन एक्टिविटी से आ रहा होगा या किसी और एक्टिविटी से आ रहा होगा, और इन्वायरमेंट को या तो थोड़े समय के लिए या परमानेंट समय के लिए इस तरीके से चेंज कर रहा है कि वो ह्यूमन हेल्थ के लिए और एनवायरमेंट के लिए खराब है, वो पॉल्यूशन है, पॉल्यूटेंट है। दो सोर्स है मैम इसके, एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी। बड़ी ही सिंपल सी बात है। प्राइमरी सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूटेंट वो है जो डायरेक्टली एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं, जैसे कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी, कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ दी, सल्फर डाइऑक्साइड, ये डायरेक्टली पॉल्यूट कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि ऊपर जाएंगे किसी से रिएक्ट करेंगे फिर पॉल्यूशन बनेगा, ना, ये अपने आप में भी पॉल्यूटेंट हैं। ये चाहे ऊपर अवेलेबल है या कार्बन मोनोऑक्साइड आपको नीचे कहीं से सूंघने को मिल जाती है, तो वो आपके लिए यहाँ पे भी इंजूरियस होगी। वहीं सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर वन। दिस सेड दैट दे मेक अ रिएक्शन विद द अदर वंस एंड देन मेक द एनवायरनमेंट पॉल्यूट। लाइक अ ओजोन, जैसे O3 अगर हम यहाँ से छोड़ते हैं तो वो ऊपर पहुँचने तक एक और सब्सटेंस से, नाइट्रोजन वगैरह से रिएक्ट करके पॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाती है। फ्लाई एश, ये जो धुआं चिमनियों से निकलता रहता है, फॉर्मल्डिहाइड एक केमिकल है, PAN परऑक्सी एसिलेटेड एसिड, तो दीज एसिटाइल नाइट्रेट एसिड, तो दीज आर द थिंग्स विच आर बी कॉल्ड विद सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स विच बिकम अ रिएक्ट विद द अनदर वन पॉल्यूटेंट्स और द मे बी द प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स। हो सकता है इनमें से किसी एक के साथ ही रिएक्ट करके पॉल्यूशन में कन्वर्ट हो। अब इससे होगा क्या, सिंपली दो तीन चीज़ होंगी। अगर मैं छोटी चीज़ों के लिए बात करूँ तो हेड एक, डिजीनेस और नोजिया, ये चीज़ हो जाएंगे। भाई हेड एक हो रहा है, डिजीनेस आ रही है, नोजिया हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है। लॉन्ग टर्म के लिए बात करूँ तो इससे हार्ट डिसीज़, लंग्स, कैंसर जैसी बड़ी बीमारियाँ हो रही हैं। इसके अलावा हमारी किडनी खराब हो रही है, लीवर एंड अदर ऑर्गन्स, ब्रेन, नर्वस सिस्टम पे इससे इफेक्ट पड़ रहा है। उसके अलावा जो एयर पॉल्यूशन है वो वाटर पॉल्यूशन और सॉइल पॉल्यूशन भी करता है, क्योंकि जब एयर पॉल्यूट रहेगी और जब बारिश होगी, एसिड रेन होगा, तो उसकी वजह से वाटर भी पॉल्यूट होगा, सॉइल भी पॉल्यूट होगी, तो और भी जो पॉल्यूशंस के बड़े रीजन्स में वो कन्वर्ट हो जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है मेजर रीजन है एसिड रेन का। एसिड रेन होती है जब आसमान में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जैसे कहते हैं ना कि पहली बार इसमें नहीं नहाना चाहिए, वो एसिड रेन की वजह से ही नहीं नहाने दिया जाता, क्योंकि ऑलरेडी एयर पॉल्यूटेड है, ऊपर से बारिश हो रही है, तो पॉल्यूटेंट्स के साथ मिलके पानी उनके साथ आ रहा है। एक दो बारिश के बाद क्या होता है, वो एनवायरनमेंट क्लीन हो जाता है, फिर क्लीन वाटर आता है हमारे पास। और एयर पॉल्यूशन से मेजर थिंग इज अ इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। जो ग्लोबल वार्मिंग कंटिन्यूसली बढ़ रही है, दैट आर कम्प्लीटली डेंजरस फॉर द एवरीवन, चाहे वो वाटर एनिमल है, चाहे वो एयर एनिमल्स हैं, जो भी मतलब एनिमल्स, लिविंग बींग्स हैं, उन सब के लिए वो खतरा है। जो ओशियंस का टेम्परेचर कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, ग्लेशियर जो पिघल रहे हैं, तो दैट विल बी द वन ऑफ द मेजर रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन द होल एनवायरनमेंट। अब एयर पॉल्यूशन के साथ, अच्छा हाँ, ऊपर जो हम बता रहे थे, इनमें हमें मेजरमेंट और समझनी है कि इनको मेजर कैसे करेंगे। हाउ वी बी रिकॉग्नाइज दैट द एयर इज द पॉल्यूटेड और नॉट। तो पहले तो एक कंट्रोल के बारे में है, दो तीन इन्होंने प्रोसेस बताए हैं कि कैसे कैसे कंट्रोल करेंगे। एक तो एक्टिवेटेड कार्बन प्रोसेस है, बायोफिल्ट्रेशन प्रोसेस है, और चेंज फ्यूल टेक्निक है। तो एक्टिवेटेड कार्बन एक मोस्ट पॉपुलर है। इसमें क्या होता है कि हम कार्बन, फिल्टर्ड कार्बन साइड एयर में छोड़ देते हैं, उससे वो और चीज़ों से रिएक्ट करके उन्हें अलग से ले आता है। फिल्टर्ड कार्बन, एक्टिवेटेड कार्बन जैसे कहते हैं, कुछ अलग से एक केमिस्ट्री टेक्निक है, यू जस्ट राइट विद द नेम कि एयर फिल्टर कार्बन टेक्निक आर द मोस्ट पॉपुलर इन द टुडेज वंस इन विच वी रिलीज द फिल्टर कार्बन एंड विच विल रिड्यूस द पॉल्यूटेंट। फिल्टर कार्बन छोड़ा, पॉल्यूटेंट कम हो गए। बायोफिल्ट्रेशन एक दूसरे टाइप का एयर पॉल्यूशन कंट्रोल वर्किंग है, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे बैक्टीरिया और फंजाई एयर में छोड़ देते हैं, जो पॉल्यूटेंट्स के साथ रिएक्शन करके उन्हें खा जाते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट द चेंज द फ्यूल टेक्निक। फ्यूल टेक्निक तो देखो मेजर रीजन ही फ्यूल है, तो हमें फ्यूल को चेंज करना है, ऐसे फ्यूल्स लेके आने हैं जो कम पॉल्यूटेड हों, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जो करंट में सोसाइटी यार डिपेंडेंट होने जा रही है, तो दैट विल बी द गुड वन। So these are the some of the
टेक्निकल मेजर्स टू कंट्रोल द एयर पॉल्यूशन। नाउ वी द गवर्नमेंट इनिशिएटिव, गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए? सबसे पहले गवर्नमेंट ने नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम बनाया, NAMPB, ये फुल फॉर्म आती है इसकी काफ़ी, तो इसे थोड़ा सा याद रखें। NAMPB का बेस्ट पार्ट ये है कि भाई पहले ये तो पता चले कि कौन सी एयर पॉल्यूट है कौन सी नहीं है। तो हमने 2 बनाए थे, सभी ध्यान सुनेंगे कि हमने 2 बनाए थे, एक तो NAMPB बनाया, एक बनाया नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। तो इन दोनों में थोड़े थोड़े से डिफरेंस है जो हमें याद रखने, एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड और एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम में। स्टैंडर्ड में हम 12 पॉल्यूटेंट्स के ऊपर चर्चा करते हैं कि 12 कौन कौन से पॉल्यूटेंट हैं जो इंडिया एयर को पॉल्यूट करते हैं, और इस वाले प्रोग्राम में हम 8 पॉल्यूटेंट्स के ऊपर चर्चा करते हैं। यहीं पर कहीं पर लिखा होना चाहिए। NAMP सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इज द एक्सरसाइजिंग नेशन वाइड प्रोग्राम, ये नेशन वाइड प्रोग्राम है एम्बिएंट ऑफ द एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग एज अ नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। ये सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का इनिशिएटिव है। इसका ऑब्जेक्ट क्या था? एयर क्वालिटी को चेक करना, लोगों को उसके स्टैंडर्ड्स के बारे में बताना और वॉल्यूशंस के बारे में बताना, और नन अटेनमेंट सिटी, और लोग उन सिटीज़ को हमें आइडेंटिफाई करना जहाँ पे एयर पॉल्यूशन नहीं है या फिर एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। और नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड में क्या था कि ये NAEQS वर नोटिफाइड इन 1982, ड्यूली रिवाइज्ड इन 1994। 82 में स्टार्ट हुआ, 84 में चला विद बेस्ड ऑफ द हेल्थ क्राइटेरिया लैंड इशू। 1994 में रिवाइज हुआ और 82 में फॉर्म हुआ। सो इट्स अगेन रिवाइज इन 2009, दोबारा से 2009 में रिवाइज हुआ 4 पॉल्यूटेंट्स, इसमें 12 पॉल्यूटेंट्स हैं। ये जो पॉल्यूटेंट है, मैं GA12 सभी ध्यान दें कि जो 12 पॉल्यूटेंट्स हैं इनका ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो हमें ये सारे पॉल्यूटेंट्स के नेम्स याद करने होंगे। 2-3 की बार की रीडिंग में हो जाएंगे। अच्छा, याद करने वाली सिचुएशन से बिल्कुल ना घबराना, बस जैसे बताया था ना कि आपने आज 1 लाइनर की एक लिस्ट बनाई, 3 पेज लिखेंगे आप। जैसे मैंने 10 पेज की PDF भेजी तो इसमें हार्डली 1 या 3 पेज लिखे जाएंगे, 2 या 3 पेज। तो वो 3 पेज अच्छे से पढ़ने हैं। अगले दिन जब नई PDF आएगी, नए नोट्स बनाएंगे, तो 3 पुराने और 3 नए, फिर वो 6 पेज पढ़ने। तो ऐसे जब एक पेज की मल्टीपल रीडिंग होगी ना, तो वो अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 12 पॉल्यूटेंट्स में से कई बार किसी भी पॉल्यूटेंट्स को पूछ लेता है कि इनमें से कौन से हैं और कौन सा नहीं है, तो एक अलग दे देगा, उसका पूछ लेगा ये है कि नहीं है। द फैक्ट ऑफ द एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1981 आर एस फॉलोज। एयर पॉल्यूशन जो एक्ट बना वो इस तरीके से बना कि प्राइम ऑब्जेक्ट इसका जो था प्रिवेंट और कंट्रोल करना था एयर पॉल्यूशन को, और अमेंड टू द नॉइज पॉल्यूशन। ये थोड़ा सा समझना है कि जो एयर एक्ट था वो 1981 में आया, लेकिन 1988 में से अमेंड करा गया ताकि इसी के अंदर एयर पॉल्यूशन वाले एक्ट के अंदर ही नॉइज पॉल्यूशन को लिख दिया जाए। बाद में नॉइज पॉल्यूशन का अलग से एक्ट बन गया, लेकिन वेरी फर्स्ट इनिशिएटिव में 1988 में नॉइज पॉल्यूशन को एयर पॉल्यूशन के साथ ही जोड़ा गया। पहले हम ये मानते थे कि जो नॉइज है ना वो एयर के थ्रू हमारे कानों में आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं एयर के पॉल्यूशन का ही पार्ट है, किसी और स्पेशल चीज का ये पार्ट नहीं है, स्पेशल पॉल्यूशन नहीं है। तो वहीं पे हमने एक और चीज बनाई, एयर क्वालिटी इंडेक्स। इंडिया लॉन्च एन एयर क्वालिटी इंडेक्स 2015, मोदी गवर्नमेंट ने ये लॉन्च करी थी। इट एम्स टू मॉनिटर द एयर क्वालिटी इन द मेजर सिटीज अक्रॉस द कंट्री। कुछ मेजर सिटीज पे, जो ऊपर वाला प्रोग्राम था वो तो ऑल इंडिया पैन इंडिया के लिए था, ये कुछ मेजर सिटीज में था। इनिशियली ये 10 सिटीज में स्टार्ट हुआ, लेकिन धीरे धीरे चेंज होकर अलग अलग सिटीज में फैलता चला गया। अब तो ये रूरल एरियाज में भी जा रहा है। नाउ इट्स डील विद द 8 पॉल्यूटेंट्स। अच्छा, ये वाला था, वो ऊपर वाला नहीं था। ऊपर वाला जो हमने नेशनल एयर क्वालिटी मेजरमेंट वाला जो करा उसमें 12 पॉल्यूटेंट्स थे, इसमें 8 थे। तो ये डिफरेंस आपको याद रखने की, कौन से इसमें 8 ही है। ये जो 8 है ये सिमिलर होंगे, इनके बाद जो 4 बच जाएंगे वो अलग थे। ठीक है, तो वो 4 स्पेशली क्लियर होने चाहिए आपके माइंड में। एंड दिस टेबल की क्या क्या एयर क्वालिटी इंडेक्स होगी, जिसके क्या कलर होंगे और वो कैसा है। जैसे कि ग्रीन का अच्छा है, हमें सिंपली इससे चलना है कि ग्रीन बीच बीच का ले लेते, ग्रीन और फिर आपका येलो और फिर रेड, तो ऐसे चलेगा। डार्क ग्रीन सबसे अच्छा, लाइट ग्रीन, जैसे जैसे ग्रीननेस कम होती चली जाएगी आपका पॉल्यूशन खराब हो जाएगा। लाइट ग्रीन हो गया, फिर आगे येलो, येलो मॉडरेट, उससे भी बुरा ऑरेंज, ऑरेंज के बाद रेड, रेड के बाद डार्क रेड। ठीक है,
So these are with the air pollution. We learn about the what is the air pollution, what is the source of air pollution and the government initiative. गवर्नमेंट इनिशिएटिव में उन्होंने एयर एक्ट बनाया, उसमें अमेंडमेंट्स करे। एयर एक्ट का ऑब्जेक्ट ये रखा कि एयर को पॉल्यूशन होने से रोकना है, और एयर एक्ट के अंदर ही नॉइज पॉल्यूशन लिखा लगाया। और इसके अलावा इनिशिएटिव्स में हमने एयर क्वालिटी इंडेक्स देखा, एयर मेजरमेंट प्रोग्राम देखे और एयर क्वालिटी मेजरमेंट वर्क देखे। नाउ वी कम विद द वाटर पॉल्यूशन. Water pollution is also similar like air pollution when the any pollutant which are present in the any body of water which make the change in the containment of that water. अगर कोई भी ऐसी चीज़ वाटर में मिला दे जो उसका कंटेनमेंट है, जो उसके केमिकल बॉन्डिंग से उसे चेंज कर देती है, और वो चेंज हार्मफुल होता है किसी भी प्लांट, वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन बींग के लिए, दैट इज द वाटर पॉल्यूशन. Here the water deal with the every water, whatever the water in form is available in this earth, that is the water. अगर हम ये नहीं कह सकते कि हम ओशियन को पॉल्यूट नहीं कर रहे. अच्छा ये भी है कि जैसे ओशियन है, ओशियन तो ऑलरेडी पॉल्यूटेड वाटर है, उसको हम पोर्टेबल वाटर तो है नहीं, उसे हम ड्रिंकिंग में यूज नहीं कर सकते. तो ये ओशियन को पॉल्यूट करते वक्त तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा जी हमने क्या पॉल्यूट करा है, तो पहले से पॉल्यूटेड है. ना ना ना, चाहे कोई वाटर कितना भी पॉल्यूट है, उसमें अगर आपने उसकी पॉल्यूशन की क्रेडेंशियलिटी बढ़ाते हो आप, तो इसका मतलब आप भी एक ऑफेंस कर रहे हो अंडर द वाटर पॉल्यूशन एक्ट. सोर्सेस में वाटर के दो तरीके के सोर्सेस हैं, पॉइंट और नन पॉइंट. पॉइंट तो बहुत कम आपको मिलेंगे, इसलिए इसके एग्जांपल्स मिलते हैं. नन पॉइंट बहुत ज़्यादा. पॉइंट ये कहता है कि किसी स्पेशल पॉइंट से गंदा वाटर आया और पानी में मिल गया, दूसरे साफ पानी में मिल गया, तो वो पॉइंट सोर्स है जिसे हम इजीली रेगुलेट कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं. तो वाटर का जो ट्रेवलिंग एरिया है वो हमें पता है, और उसका सोर्स हमें पता है कि एक ही सोर्स से वो पानी खराब हो रहा है. नन पॉइंट सोर्स आर द वेराइटी ऑफ सोर्स विच आर नॉट ईजी टू रिकॉग्नाइज दैट द व्हाट इज द सिंगल सोर्स ऑफ द एयर वाटर पॉल्यूशन. कौन से अकेले सोर्स से पॉल्यूट हो रहा है ये हम पता नहीं लगा सकते. जैसे कि मैं आपको बताऊं, दो तीन तरीके के हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक. एग्रीकल्चर में जो कांट भी रिकॉग्नाइज कि कौन सा एग्रीकल्चर का पार्ट वाटर को पॉल्यूट कर रहा है. भाई हम खेत में फर्टिलाइजर गिर रहे हैं वो पॉल्यूट कर रहे हैं, उसके अलावा नाइट्रोजन फास्फोरस गिर रहे हैं वो पॉल्यूट कर रहे हैं. क्रॉप की सेफ्टी के लिए जब उन पे कोई कीड़े वगैरह हो जाते हैं उसके लिए हम केमिकल्स यूज कर रहे हैं, वो वाटर पॉल्यूट कर रहे हैं. ट्यूबवेल से एक्सेस वाटर ऊपर खींच रही है, जितनी रिक्वायरमेंट नहीं उससे ज़्यादा वाटर को निकाल रहे हैं, वो वाटर पॉल्यूशन का एक पार्ट है. तो बहुत सारा वर्क हो रहा है. इसके अलावा कोई एनिमल एक्सट्रैक्ट वेस्ट है, एनिमल की वेस्टेज है, कोई एनिमल अगर कोई डेथ कर जाता है तो उसका है कि उसे हमने यूँ ही बिना जलाए बहा दिया किसी वाटर में. कोई पोल्ट्री फार्म्स वगैरह, पिगरी स्लॉटर हाउसेस में जो वेस्टेज है, तो वो वाटर पॉल्यूशन कर रही हैं. तो एक ही खेत में अलग अलग जगह से वाटर पॉल्यूट हो रहा है. हम एक चीज़ को ना रोक सकते, और अगर हम एक चीज़ से रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते भाई कि खेत के लिए अल्टरनेट निकाल लो या फिर पोल्ट्री फार्म के लिए अल्टरनेट निकालो. निकालना होगा तो सबके लिए निकालना होगा, क्योंकि अदरवाइज अगर एक के लिए निकालें तो वो बेनिफिशियल भी नहीं है. क्योंकि जो लास्ट में जो मैम जैसे एक खेत है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लास्ट में जब वो वाटर निकल के आएगा, अगर मैंने पेस्टिसाइड बंद कर दिया तो वो एनिमल डंग से वो पॉल्यूट हो रहा है. एनिमल का अगर मैंने छोड़ दिया तो वो किसी और केमिकल से पॉल्यूट हो रहा है. तो लास्ट में जो वाटर निकल के आएगा वो हो तो पॉल्यूटेड वाटर ही रहा है. तो इस वजह से उसमें दिक्कत है. सेम इंडस्ट्रियल वेस्ट के साथ दिक्कत है, उसमें भी हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते कि केमिकल से हो रहा है, हॉट से हो रहा है. एक इंडस्ट्री बहुत सारी कंपनीज लगी हुई, कौन सी कर रही है, कौन सी ज़्यादा कर रही है. और डोमेस्टिक में तो आप कतई अंदाज नहीं लगा सकते कि सीवेज सिस्टम में कौन सा घर कर रहा है, कोई घर में कौन सा एक्सट्रैक्ट हो रहा है, कौन सा फूड यूज हो रहा है. कोई घर वाले तो यूँ ही फूड को फेंक दे रहे हैं पानी में, नालियों में बहा दे रहे हैं, कोई फूड को अलग तरीके से उसको डिस्ट्रॉय करे. तो ये भी कांट भी रिकॉग्नाइज दैट. So that is a non-point source. Type of water pollution, first of all there is a marine pollution, जो आपके सी के वाटर को पोल्यूशन करने का जो वर्क होता है. जैसे कि कोई आपका मरीन पे जो जहाज वगैरह होते हैं, क्रूजेस वगैरह होते हैं, वो जो वाटर पॉल्यूट करते हैं. कोई वो ट्रांसपोर्टेशन जो क्रूज होते हैं, ट्रेडिंग वाले जो ऑयल वगैरह की ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, तो कई बार वो ख़राब हो जाते हैं, टूट जाते हैं कुछ ही रीज़न से. वहाँ पे ऑयल फैल जाना हुआ, कोई वेस्टेज हुआ, तो उससे वाटर पॉल्यूशन हो रही है. थर्मल वाटर पॉल्यूशन बहुत खतरनाक है. जब हम किसी कंपनी में हॉट वाटर को ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, तालाबों में, पोर्ट्स में छोड़ दे रहे हैं, जिसकी वजह से वाटर का ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है, और या तो नई स्पीसीज फॉर्म हो रही है या फिर पुरानी स्पीसीज मर रही है, जो वाटर के टेम्परेचर को ही रेज कर रहे हैं.
सरफेस वाटर पॉल्यूशन की जो हमारे पास नॉर्मल वाटर अवेलेबल है सरफेस पे तालाबों के रूप में, उससे हम म्यूनसिपल डिस्चार्ज और अल्ट्रेशन और नेचुरल एनवायरनमेंट की वजह से ख़राब कर रहे हैं। कुछ भी जो डिस्चार्ज निकाल रहे हैं, वेस्ट हो रहा, ह्यूमन वेस्ट, एनिमल वेस्ट है, उसकी वजह से हम अपने तालाबों को, छोटी छोटी नदियों को ख़राब कर रहे हैं। ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन की हम बहुत ज़्यादा डिगिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से वाटर लेवल धीरे धीरे बहुत ज़्यादा नीचे जाता जा रहा है, या फिर वाटर की रिक्वायरमेंट ही हम पूरी नहीं कर पाएंगे एक सर्टेन टाइम के बाद। दैट इज़ द टाइप्स ऑफ द वाटर पॉल्यूशन लाइक अ मरीन, सरफेस, थर्मल एंड ग्राउंड वाटर। Till now we learn about the water pollution's definition and the source of water, point and non-point and type. Now the thing is come about the what kind of thing are what have the effect and which where it is found. ये थोड़ी सी जो लिस्ट है ये हमें याद करनी होगी और समझनी होगी, ये रटने वाली चीज़ है। थोड़ा थोड़ा ऐसे पढ़ते समय थोड़ा बस ध्यान लगा के पढ़ेंगे तो हो जाएगा। ऐसे इसमें तो बस किसी से घबराना नहीं है, जब मल्टीपल टाइम रीड होगी इजीली हो जाएगी। जैसे कि अगर हमें सैलिनिटी की बात करूँ तो सैलिनिटी मतलब सॉल्ट, सॉल्ट से बढ़ता है बीपी, बीपी मतलब हाइपरटेंशन। ठीक है, इस तरीके से थोड़े थोड़े ट्रिक बना लिए। अब भैया हाइपरटेंशन की बीमारी कहाँ ज़्यादा है? दिल्ली बिहार में तो हो, दिल्ली और हरियाणा में तो होगी, महाराष्ट्र में भी होगी, वेस्ट बंगाल में भी होगी। क्यों? क्योंकि ये सब मेट्रो सिटीज़ है। बाकी थोड़ी बहुत एमपी और बिहार में भी आने लगी है आजकल। आयरन की मैं बात करूँ, आयरन मतलब हीमोग्लोबिन बढ़ाना, तो हीमोग्लोबिन वैसे हमारे लिए खतरे की निशानी नहीं है, लेकिन वो टेस्ट खराब कर देता है। आयरन का टेस्ट अच्छा नहीं है। और टेस्ट कहाँ कहाँ अच्छा नहीं मिलता? यूपी, असम, वेस्ट बंगाल, बिहार और उड़ीसा। फ्लोराइड की मैं बात करूँ, कहीं पे भी फ्लोराइड होगा तो वो बॉन्ड डिसीज क्रिएट करेगा, वो हमारी कैल्शियम की टेंडेंसी को कम करता है, जिससे कि कई बार फ्लोराइड, एक्सेसिव फ्लोराइड से बच्चों की टीथ आने में भी परेशानी होती है या फिर उनकी टीथ खराब हो जाते हैं। अब ये फ्लोराइड कहाँ मिल रहा है? हरियाणा, बिहार, आंध्र प्रदेश, गुजरात। सेम कंसेप्ट विद द सल्फाइड, सल्फाइड कॉज द वॉमिटिंग, नोजिया एंड स्टमक पेन। ये एक पॉइजनस टाइप की गैस है। मैग्नीज का अगर मैं बात करूँ, नाम से ही पता पड़ रही है, मैग्नीज माथा खराब, नर्वस सिस्टम आपका खराब कर रहा है ये। ठीक है। आर्सेनिक स्किन डैमेजेस, ये आपके स्किन को डैमेज कर रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम को, और कैंसर की कॉजेस को ये बढ़ा रहा है। यूरेनियम आपका वो क्या कहते हैं उसे, न्यूक्लियर टाइप का प्रोडक्ट है जिसमें न्यूक्लियर रेज निकलती हैं, तो इससे कैंसर और किडनी टॉक्सिक हो रही है। क्रोमियम से एलर्जी हो रही है, क्रोमियम से होता है क्रोमा एलर्जी। जिंक, स्टमक क्रैम्प्स एंड स्किन इरिटेशन, वॉमिटिंग, नोजिया, जिंक से नोजिया। क्लोराइड से एनीमिया, ये तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि क्लोराइड की कमी से एनीमिया होता है। इन्फेंट, यंग्स एंड द नर्वस सिस्टम इसको इफेक्ट कर रहा है। नाइट्रेट जो है वो ड्रिंकिंग वाटर में, नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक एसिड तो आपके पानी में ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, जिसकी वजह से ड्रिंकिंग वाटर ख़राब हो रहा है, उसकी पॉल्यूटेड हो रहा है, उससे सीरियसली इल लाइक अनट्रीटेड और मे कैन बी डाई, डेथनेस भी हो रही है इससे। सो दीज आर द वाटर पॉल्यूशंस। किस क्या चीज़? मैग्नीज का क्या बताया? मैग्नीज का नर्वस सिस्टम में माथा खराब, मैग्नीज ये वाला नर्वस सिस्टम खराब हो रहा है। ठीक है। अब हम आते हैं इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन में, थोड़ा सा इफेक्ट पढ़ेंगे, वैसे तो हमें समझ आ गया भाई वाटर पॉल्यूशन से क्या क्या चीज़ें खराब हो रही है। सबसे पहले तो वेजिटेबल खराब हो रहे, जो वेजिटेशन है, जो वेजिटेशन हमारी न्यूट्रिशियस होती थी, फार्म लैंड है, वो हमारा खराब हो रहा है। अब हमें फॉल्स वाटर या पॉल्यूटेड वाटर उनमें यूज़ हो रहा है, तो उस हिसाब से उनकी जो कंपाउंड्स हैं वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के, वो दैट आर द न्यूट्रिशन लेवल आर कंटिन्यूसली डिक्रीज। ह्यूमन हेल्थ पे इफेक्ट हो रहा है। ह्यूमन हेल्थ में आपका पॉल्यूटेड वाटर पीने से आपको जॉन्डिस, क्लोरिया, टाइफाइड और एमोबाइसिस, सो मेनी टाइप ऑफ डिसीज आर कॉज्ड कंटिन्यूसली टू द पीपल। एक्वेटिक एनिमल्स पे, जो जीव जंतु जानवर जो जल के अंदर रहते हैं, उनके साथ दिक्कत हो रही है, उनके सेंसिटिव ऑर्गन्स खराब हो रहे हैं, उनकी ऑक्सीजन लेवल कम हो रही है, उनके प्लांट कॉन्टेक्स, फिलिस और फिश, ये जो है कुछ मतलब कुछ टाइप की बीमारियां हैं जो उनको कंटिन्यूसली हो रही हैं। अब जी कंट्रोल कैसे करेंगे? सबसे पहले तो पानी क्लीन करो, इससे बड़ा तो कुछ और हो ही नहीं सकता। सबसे पहले मेक द वाटर क्लीन।
दूसरा है कम्युनिटी एंड इंडस्ट्रीज़ को समझाओ, उनको सॉल्यूशन दो, सॉइल इरोजन दो कि वो कैसे कैसे क्या करेंगी। एक बड़ा ही एक इन्होंने कंसेप्ट दिया है बिल्डिंग डैम्स एंड प्लांटिंग ट्री की, जो जहाँ वाटर है वहाँ उनके पास अगर हम ट्री लगा देते हैं तो वो वाटर अपने आप ही अनपॉल्यूटेड हो जाएगा। कि वो क्या होगा कि अगर जैसे एक जगह यहाँ पे वाटर पॉल्यूट है हाँ जी सर। और इसके चार तरफ हम यहाँ पे पेड़ लगा देते हैं, तो जब इनसे टकरा के वो निकलेगा तो पॉल्यूशन के जो कण होंगे वो यहीं रुक जाएंगे, आगे से प्योर वाटर जाता रहेगा। यहाँ पे इकट्ठे होकर नेचर उन्हें अपने आप डिस्ट्रॉय करता रहेगा ये सारे प्लांट्स। तो दैट इज द वन ऑफ द टेक्निक। सेकेंड मेथड इज द बायो रिमेडिएशन इन विच कंटेनिंग वाटर। इसमें क्या होता है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया और फंगाई को पानी में छोड़ देते हैं, फिर वो जो पॉल्यूटेंट्स वाली जो चीज़ें होती हैं उनको वो खा जाती हैं। जैसे कि बड़े बड़े होटल्स में होते हैं ना, जो मैम ये बड़े 5 स्टार होटल होते हैं 10 फ्लोर के, 11 फ्लोर के, वहाँ एक बहुत बड़ा टैंक होता है उनके टेरेस पे। अब उस टैंक की सफाई तो हो नहीं सकती, पॉसिबल भी नहीं है और बड़ा डिफिकल्ट है, तो वहाँ पे वो कछुए छोड़ देते हैं। कछुए क्या होते हैं, जो काई होती है ना, ग्रीन एल्गी होती है, तो उसे खा जाते हैं। कोई और अगर बैक्टीरिया फंजाई क्रिएट हो रहा होगा, कोई वायरस क्रिएट हो तो उसे भी वो खा जाते हैं, तो वो कछुए छोड़ देते हैं स्पेशली। After that we come with the noise pollution. In the starting phase noise pollution are treated in the water pollution, but after some time we make the separate act for it. अब noise pollution क्या है कि एक unwanted situation से ज़्यादा loud आवाज़ में noise करना, that is completely called a noise pollution which make the human being discomfort and the unwanted intensity. restless हो जाता है व्यक्ति, discomfort हो जाता है। और एक किस डेसिबल जो इसकी नॉइज़ की, या फिर हम कह सकते हैं कि साउंड की जो यूनिट है उसे हम डेसिबल कहते हैं, जिसे हम डीबी में रिप्रेजेंट करते हैं। तो दो इसके नॉर्मली सोर्स हैं, एक तो नेचुरल और एक एंथ्रोपोजेनिक। नेचुरल जो नॉर्मली नेचर साउंड कर रहा है, कोई रेनफॉल होने लगा, कोई ओले पड़ने लगे, हिल स्टॉर्म, वाटरफॉल्स है, कोई टोरंडो है, कोई अलग से टोरंडो थंडर स्टॉर्म वगैरह चल रहे हैं जिसकी वजह से शोर हो रहा है, तो एक तो नेचर शोर कर रहा है। एंथ्रोपोजेनिक सोर्स जो ह्यूमन बीइंग ने जो सोर्स डेवलप करे हैं नॉइज पॉल्यूशन के, इंडस्ट्री में कंटिन्यूसली शोर हो रहे हैं मशीनरीज के, ट्रांसपोर्टेशन में आप मोटर बाइक वगैरह के हॉर्न बजाए हुए हैं, रेलवेज की रेल के हॉर्न बजी रहे हैं, और एंटरटेनमेंट, आपने कोई फेस्टिवल है में लाउड स्पीकर लगा दिए, कोई ओकेजन में, कोई अपने फैमिली गैदरिंग में आप तेज तेज आवाज़ में गाने बजा रहे हो, तो दैट इज़ द सोर्स ऑफ द इंटरमेंट विच आर यूज टू क्रिएट द न्यूसेंस फॉर द अदर वन। अब मेजरमेंट का इसका थोड़ा सा ये चार्ट है कि कैसे कैसे आप मेजर करोगे। और इस मेजरमेंट में दो टाइम है, डे और नाइट। दिन में आप थोड़ा बहुत शोर कर सकते हैं एक पर्टिकुलर लिमिट तक, लेकिन नाइट में वो लिमिट और ज़्यादा कम हो जाएगी। और ये जोन वाइज डिफाइन है, जैसे कोई साइलेंस जोन है, साइलेंस जोन लाइक द स्कूल एरिया है, स्कूल एरिया के आसपास हम कोई चीज़ नहीं खोल सकते क्योंकि वहाँ पता है हमें बच्चे पढ़ रहे हैं। या फिर कोई अलग से मेंटल असाइलम टाइप है जहाँ गवर्नमेंट ने साइलेंस जोन डिक्लेयर कर रखा है, वहाँ पे हम शोर नहीं कर सकते। रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ और नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत फिर कमर्शियल एरियाज में कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज में और कर सकते हैं। ये चार्ट आपको रीड करनी है। बस पहली चीज़ याद रख लें, देखो ये तो ध्यान रहेगी SRCI, ठीक है। तो ये याद करें, साइलेंस जोन, रेजिडेंशियल जोन, कमर्शियल जोन, इंडस्ट्रियल जोन। अब डे और नाइट की इसमें बात है, डे नाइट, तो डे स्टार्ट होगा 50 से और नाइट स्टार्ट होगा 40 से। सिंपली सुबह सुबह जब हम उठे हमारे पास 50 रुपये थे, शाम तक होने तक वो 40 हो गए। अब इसमें 5 की इंक्रीजमेंट करते रहना कि अगर साइलेंट जोन की बात है तो 50-40 हो जाएगा, रेजिडेंशियल की बात है तो 55-45, कमर्शियल की बात है तो 65-55, और इंडस्ट्री है तो दोनों के लिए 17, क्योंकि इंडस्ट्री डे एंड नाइट सिमिलर है, वहाँ तो हर समय काम होगा ही होगा। अब इसके इफेक्ट SRCI मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बना दी, साइलेंस का SR, रेजिडेंशियल का R, कमर्शियल का CI का इंडस्ट्री, SRCI, ठीक है। नाउ विद द हार्मफुल इफेक्ट, देखो हार्मफुल इफेक्ट तो वही अपने सिमिलर होंगे कि इससे एक तो सबसे पहले किसी की व्यक्ति की आवाज़ नहीं सुनती, जैसे कि हम कोई बड़े इंपॉर्टेंट वीडियो दे रहे हैं या क्लास दे रहे हैं और बाहर किसी ने साउंड तेज लाउड आवाज़ में म्यूजिक बजा दिया, तो हमें जिसकी क्लास लेनी है वो सुन ही नहीं पा रहे हैं हम। उसके अलावा आपका इमोशनल और बिहेवियरल स्ट्रेस आपको मिलता है, कंटिन्यूसली डिस्टर्बेंस ऑफ द वॉइस है। अनवांटेड वॉइस में देखो एक चीज़ और मैं बताऊं कि अनवांटेड वॉइस में डेसिबल का ऐसा इतनी रिक्वायर्ड नहीं है, कोई भी वॉइस अनवांटेड हो सकती है। वाइफ की कंटिन्यूस टिक 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 वो भी अनवांटेड है,
तो उससे आपका बिहेवियर खराब हो रहा है, स्ट्रेस मिल रहा है आपको, तो दैट इज द अनवांटेड वॉइस। और इससे क्या हो रहा है, परमानेंटली हेयरिंग प्रॉब्लम हो रही है आपको, आपको नॉइज़ की वजह से आपके ईयर ड्रम्स डैमेज हो रहे हैं, और डिसीज कॉज लाइक अ हेड एक, ब्लड प्रेशर, हार्ट फेलियर हो रहा है आपको, बीट एंड कंसंट्रेशन द ब्लड वेसल्स में दिक्कतें आ रही हैं, प्यूपिल्स क्रिएट हो रहे हैं, पल्पिटेशंस हो रही है आपके वेसल्स में, और सम एनी अदर प्रॉब्लम्स विच आर रिगार्डिंग द पेशेंट रिक्वायर्ड टू रेस्ट। जो व्यक्ति जिसको बेड रेस्ट बोला गया है उसके सामने आप तेज तेज आवाज़ में साउंड बजाए जा रहे हो, तो दैट विल मेक द इर्रेस्पॉन्सिबल एक्ट ऑफ यू। अब कंट्रोल कैसे करेंगे मैम, दो चीज़ें हैं प्राइमरी से कंट्रोल करने की। सबसे पहले तो जो सोर्सेस हैं उसे इंस्टॉल करो जो आवाज़ को कम कर सके, जैसे कि नॉइज़ फ्री हाउस बनाओ, विंडोज़ को क्लोज कर दो, ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा है कि जो मशीन्स एंड वॉल्यूम है उनको उनकी स्पीड जो है उनकी, मतलब कुछ उसमें ऐसी टेक्निक्स यूज करें कि उसकी वॉल्यूम कम आउट हो सके, रिडक्शन आ सके उसकी स्पीड में, वो बाहर दूर तक ना जाए। कई बार होता है ना कि साउंड तेज है, जैसे कि हमने ईयरबड्स लगा लेते, साउंड खूब तेज है, हमें खूब सुन रही, पर आसपास को नहीं सुन रही, ठीक है। सो दैट इज द टू वे टू कंट्रोल द। एक और है इसमें, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, एक मफलर टेक्निक है, ग्रीन मफलर बोलते हैं उसे, ये यूजीसी नेट का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, ग्रीन मफलर टेक्निक टू रिड्यूस द नॉइज पॉल्यूशन। आप इतना ही ध्यान रखें कि नॉइज पॉल्यूशन रोकने के लिए एक टेक्निक है, पूछता है कि कौन सी टेक्निक बेटर है, तो ग्रीन मफलर बेटर है। इसमें क्या होता है कि जो जैसे कोई जगह है, जैसे सपोज ये एरिया है, ये एक प्रेमाइसिस है फैक्ट्री, यहाँ पे बहुत ज़्यादा साउंड होता है। अब इसी साउंड को बाहर जाने से कैसे रोके, तो इसके चारों तरफ पेड़ लगा दें, 3-4 लेयर लगा दें पेड़ की, तो इसे ग्रीन मफलर टेक्निक बोलते हैं, तो ये साउंड बाहर नहीं जाएगी, ठीक है। सो इन दिस वे टुडे वी कवर्ड द सो मेनी थिंग्स, environment definition, its impact, its relation with the human being, determinism, possibilism and new determinism theory, about from that the components biotic, abiotic, atmosphere, hydrosphere, lithosphere and biospheres. Then we learned about the pollutions and types of pollution. Here we covered today the air pollution, water pollution and noise pollution. Here we know only about the laws, government steps, unit and the measurement in both cases, water, air and noise. And last about the remedies, how to be control these, some of the special techniques like a green muffler and अदर वन विद द एयर पॉल्यूशन के लिए हमने जो स्पेशल टेक्निक्स यूज करी थी, बायोमेडिटेशंस, दीज टेक्निक्स नेम। वी हैव टू बी मोर क्योर अबाउट द नेम्स एंड नोमेनक्लेचर, ठीक है मैम। नेम्स और स्टैटिक्स पे ज़्यादा जाना है, मतलब हमें ना थ्योरी पे नहीं जाना, स्टैटिक पे ज़्यादा जाना है, जो हमें पता है कि डायरेक्टली पूछी जा सकती है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर आना है, सब्जेक्टिव आना नहीं है। तो ये नहीं कि पॉइंट कलेक्ट कर रहे हैं, थ्योरी लिख रहे हैं उसमें ना। अब हमारी अप्रोच होगी अलग, हमें पिन पॉइंट समझने की, ये क्वेश्चन आएगा, हो इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है, डायरेक्टली पॉइंट्स पे, ठीक है। चलो आज की क्लास हम यही एंड करते हैं, देन वी मीट ऑन टुमारो अबाउट विद द न्यू पीडीएफ एंड द न्यू सेशन। ओके देन, बाय एवरीवन।